स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है, लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। शताब्दीपुरम ओवरब्रिज के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौजूद है। काफी भयानक आग, काफी भीषण आग आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली हैं। प्लास्टिक की ये फैक्ट्री बताई जा रही है और आप जानते हैं कि प्लास्टिक से आग कितनी जल्दी फैलता है, जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से आग को बुझाने का प्रयास जारी है। लाखों का सामान हालांकि जलकर राख हो चुका है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक। सुशील, ये आग लगी कैसे? आग को क्या बुझा लिया गया है? मौके पर कितनी गाड़ियां मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की? ये शताब्दीपुरम ओवरब्रिज के पास की घटना है। यहाँ स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री, जिसमें प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है, उस फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगते ही भीषण रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। चूंकि प्लास्टिक और अन्य सामान था, यही वजह कि आग तेजी से धधकी और इस आगजनी में पूरी जो फैक्ट्री का सामान था वो जलकर राख हो गया है। फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, जिसने लगातार पानी फेंककर आग पर काबू पाया है। आग को अब पूरी तरह से बुझा लिया गया है, लेकिन इस आगजनी में फैक्ट्री में जो रखा प्लास्टिक सहित अन्य सामान था वो जलकर राख हो चुका है। और अब पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। ये भी जानकारी मिली है कि ये जो फैक्ट्री है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था नगर निगम में, तो अब पुलिस इस मामले की जांच भी करेगी। और फायर ब्रिगेड की टीम भी चूंकि मौके पर पहुंची थी, तो फायर ऑफिसर भी जो है इसमें एनओसी सहित अन्य जो जानकारियां हैं वो लेंगे और उसके बाद इस मामले में विस्तृत जांच के बाद अगली कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये रिहायशी एरिया में थी तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की सजगता के चलते आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह का बड़े हादसे होने से रोक दिया गया। प्रारंभिक तौर पर यही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से इस फैक्ट्री में आग लगने की बात आई है। तो अब और भी विस्तृत जांच के बाद ये तस्वीरें सामने आएगी कि आखिरकार किस वजह से आग लगी। लेकिन बड़ा हादसा होने से क्या कोई आकलन अभी हो पाया है सुशील? लेकिन नुकसान का आकलन अब फैक्ट्री मालिक है उसकी रिपोर्ट के बाद होगा, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपए का सामान संभवतः इसमें जलकर राख हुआ है, जो उन्होंने अभी बताया है। और भी जो दस्तावेज है उसके आधार पर जो इसमें नुकसान का आकलन होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर 10-15 लाख रुपए का सामान जलने की इसमें बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात बालाघाट की होगी, जहां युवक के साथ मार। सारंगढ़ में शिकारियों ने एक बाघ को करंट लगाकर मार दिया है, जिसके शव को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग तमाम तैयारियों में जुटा है। इस मामले में वन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। पिछले महीने बाघ यहां के जंगलों में देखा गया था, लेकिन वन विभाग बाघ को ओडिशा के जंगल में जाने की बात कहता रहा। वहीं इस मामले में 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं सहित पूर्व आईएएस ऑफिसर्स पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में एसीबी ने कांग्रेस नेताओं, पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों के नाम हैं, जबकि कोयला घोटाले में 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कवासी लखमा, अमरजीत भगत, यूडी मिंज, गुलाब कमरों के नाम एफआईआर में हैं। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल, चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, शिशुपाल, यश टुटेजा, इंद्रीस गांधी का नाम भी केस में है। वहीं विवेक ढांड, विजय भाटिया, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा के नाम एफआईआर में हैं। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले पर कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रही हैं। एसीबी को अब कहा है कि एफआईआर करें।
जब ईडी और आईटी जांच कर रही थीं, तब न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था। अचानक एसीबी ने केस रजिस्टर किया और सबका नाम लिख दिया। ये सब कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, इस पर अंगुली उठाना गलत है। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात। एक चुनाव अभी खत्म हुआ है और दूसरा चुनाव दहलीज पर है। शराब और कोयला घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव आया। वहीं छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं के चुनाव में उतरने को लेकर चर्चा की गई। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मोहम्मद अकबर ने रखा। इस पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगी है। अकबर के प्रस्ताव पर सबने सहमति जताई। वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी आज। देखिए, मांग नए भी आ रही है, पूर्व विधायक मंत्रियों के भी आ रही है, सभी प्रकार की आ रही है, कंबाइन है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल बिल्कुल इस समय दमदारी के साथ चुनाव लोकसभा लड़े और ज़्यादा सीट जीत कर आए। इस पे कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस कर रही है। क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर कोई नए चेहरे हो, अच्छा प्रत्याशी हो, तमाम वहाँ के वरिष्ठ नेता से अच्छा सामंजस्य हो, जनता भी पसंद करता हो, कार्यकर्ता भी पसंद करते हो, तो मौका मिलना चाहिए। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कांकेर से मोहन मरकाम, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज के नाम का प्रस्ताव चुनाव लड़ने को लेकर रखा गया। नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। पार्टी के बीच में विचार हो रहा है, सभी लोकसभाओं की चर्चा हो रही है और हमारे नेतागण चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद जो भी निर्णय होगा वो हमारा हाईकमान करेगा। तो विधानसभा चुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को धर्मांतरण को लेकर चैलेंज कर दिया है और राजनीतिक संन्यास लेने को कहा। कल जूदेव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 1000 लोगों की घर वापसी करवाने का दावा किया गया। पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को राजनीति छोड़ने की चुनौती दी है। बीजेपी नेता ने कहा कि कवासी लखमा अब राजनीति छोड़ दें। उन्होंने मंत्री रहते कहा था कि एक भी धर्मांतरण हुआ होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। कवासी लखमा जी को मैं कहना चाहूंगा कि कल लगभग 1000 लोगों की मैं घर वापसी करवा रहा हूं।
बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से अगर उनमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और मैं उन पास्टरों को कहना चाहूँगा जो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं धर्मांतरण की, कि ये अपना जो धर्मांतरण का जो खेल है वो तत्काल बंद करें। जूदेव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शनिवार को आकर देखें, 1000 लोग अपने मूल धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। कवासी लखमा आकर देखें और राजनीति से संन्यास ले लें। और कवासी लखमा जी, आप कल आइए इस कार्यक्रम में और देखिए जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और हमारे बागेश्वर धाम सरकार सनातन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपकी तरह किसी पेय पदार्थ के नहीं। घर वापसी कार्यक्रम पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद लगातार मैं कर रहा हूं। अभी तक 17,000 परिवारों को मैंने उनके पैर पखार करके उनकी घर वापसी कराई है और ये निरंतर मैं करता रहूंगा। जब धर्मांतरण को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया था और चुनाव के बाद भी धर्मांतरण पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और अब धर्मांतरण के मुद्दे में संन्यास का तड़का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।